डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। ये है हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंगली हमने देखा था कोई रिएक्शन कब होगी कब नहीं होगी, मीन्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि रिएक्शन या तो अपने आप हो या किसी तरह वो करवाई जा रही है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि ना रिएक्शन खुद होती ना हम किसी मेथड से उसे करा पाएंगे, राइट। तो डेल्टा जी डेल्टा एस डिसाइड करता है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। हमने इसे कैसे किया था, नेगेटिव लिया इसको भी नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव, तीनों हमने नेगेटिव साइन मीन्स फॉर अ spontaneous reaction delta G should be negative, delta H should be negative। अब बात आती है डेल्टा एस की। डेल्टा एस के पास एक नेगेटिव अपना, दूसरा नेगेटिव ये मिल गया, तो क्या बन जाएगा ये, तो डेल्टा एस का सिंबल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। फिर हमने बात की थी ड्राइविंग फोर्स की। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, ड्राइविंग क्या होता है या ड्राइवर क्या होता है, जो गाड़ी को चलाए। ड्राइवर हम उसे तो बोलते हैं जो गाड़ी को चलाते हैं, राइट। तो ड्राइविंग फोर्स वही होता है जो रिएक्शन को चलाए। द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन दैट इज नोन एज ड्राइविंग फोर्स। कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए उसकी दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वैसे डेल्टा जी गिवन है तो हमें इन दोनों को इतना खास देखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर डेल्टा जी गिवन नहीं है तो इन दोनों में से हमारी एक कंडीशन फुलफिल्ड होनी चाहिए। मीन्स या तो हमारे पास डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कम, इट शुड बी मिनिमम, और वी कैन से दैट डेल्टा एच शुड बी मैक्सिमम, मीन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू आई थी, इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू। इन दोनों में से एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड होनी ही चाहिए फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या तो डेल्टा एच नेगेटिव हो या डेल्टा एच पॉजिटिव हो, दोनों में से एक भी फॉलो हो रहा है तो हमारी रिएक्शन चांसेस है कि वो स्पॉन्टेनियस। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बात करते हैं। बहुत इजी है, लेकिन अगर समझ में ना आए तो बहुत मुश्किल भी है। क्वेश्चन इज why H2O liquid convert into H2O vapor, convert into H2O vapor is spontaneous, is spontaneous even delta H is positive। अभी अभी हमने दो रिएक्शन दो कंडीशन लिखी थी। किसी भी रिएक्शन के होने के लिए या तो डेल्टा एच क्या हो, नेगेटिव हो, या फिर डेल्टा एस क्या हो, डेल्टा एस क्या हो, पॉजिटिव। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तो हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। अब इसने क्या कहा है, जब हम वाटर को लिक्विड फॉर्म से वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, और हमें चाहिए कैसे होती है, तो डेल्टा एच के अकॉर्डिंग तो ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, है ना, लेकिन रिएक्शन तो होती है। लिक्विड से वाटर को वेपर में कन्वर्ट होते देखा है सबने, पानी से भाप बनती है। तो रीजन क्या होगा इसका, इसका मतलब इसकी ये वाली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। इट मींस डेल्टा एस हियर इज पॉजिटिव। दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो जाए तो रिएक्शन हो जाती है। आ गई बात समझ में, ये नहीं सेटिस्फाई हो रही मतलब दूसरी कंडीशन फुलफिल्ड होगी तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है।
अगर दोनों ही हमारी क्या हो, अपोजिट हो, तो मुश्किल है रिएक्शन का होना। राइट, वो केसेस भी हम करेंगे। अब बात आती है, मैं इस क्वेश्चन में ही समझा देती हूँ। अब इस क्वेश्चन में तो दे दिया डेल्टा एच पॉजिटिव है, जरूरी नहीं है वो डेल्टा एच की वैल्यू आपको देगा, आपका दिमाग भी चेक कर सकता है वो कैसे। अब जब हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, पानी को हम भाप बना रहे हैं, पानी भाप कब बनता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं। पानी को गर्म करना मतलब उसको हीट करना, उसकी एनर्जी को इंक्रीज करना। तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है सिस्टम की, राइट। तो इसलिए डेल्टा एच क्या होगा, इंक्रीज के लिए क्या लगाते हैं, पॉजिटिव। तो अगर वो डेल्टा एच की वैल्यू ना भी देता तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव कैसे। दूसरी बात, अब वैसे तो कंडीशन देख के मैंने डायरेक्ट लिख दिया डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव या डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव है। अब इसको समझे कैसे डेल्टा एच पॉजिटिव कैसे है। डेल्टा एच मीन्स एंट्रोपी, एंट्रोपी का चेंज देखना है हमें। एंट्रोपी का मतलब होता है चेंज इन फ्रीडम या रैंडमनेस का मतलब एंट्रोपी होता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस इज नोन एज एंट्रोपी। मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस का मतलब होता है फ्रीडम। अब लिक्विड स्टेट में हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं एज कंपेयर टू वेपर स्टेट। वेपर में गैसेस फॉर्म में आ जाता है, गैसेस में आपको पता है पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब दूर दूर होंगे तो जिधर मर्जी घूम ले। लिक्विड में पास पास बंधे होते हैं तो ऐसे कहीं भी घूम नहीं सकते, ठीक है। जैसे हवा सारे में को है, लेकिन पानी के, अगर हम लिक्विड की बात करें, एक गिलास पानी डाल लूं मैं, तो जहाँ है वही रहेगा, ऐसे अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकता। लेकिन हवा अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है, तो उसकी फ्रीडम इंक्रीज हुई या नहीं हुई। वाटर की फ्रीडम इंक्रीज हुई या नहीं हुई। लिक्विड में वो बंधा हुआ था, लेकिन वेपर स्टेट में वो फ्री है, वो इधर उधर घूमेगा, तो उसकी फ्रीडम क्या हुई, इंक्रीज हो गई। इसलिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव आई। इसी को हम दूसरे क्वेश्चन दूसरे रूप में कैसे देख सकते हैं कि YH2O अब आ जाएगा सॉलिड, कन्वर्ट इनटू H2O लिक्विड, राइट। रिएक्शन मैंने ठीक, is why H2O convert into H2O liquid, even its delta H is positive, even its delta H positive। यहाँ पर काम हो हम कह सके आइस से कहाँ जा रहा है ये, वाटर में। और आप लोगों को पता है आइस से वाटर कब जाएगा, जब उसको थोड़ा हीट देंगे या फिर उसको नॉर्मल करेंगे। आइस तो हमारे कम टेम्परेचर पर जमती है, वाटर हमारा उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो यहाँ पर भी हीट हुई होगी ये चीज, एनर्जी दी गई होगी। तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसे आई, पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी दी गई है। दूसरा, सॉलिड जैसे कि हो गया हमारा डस्ट, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, लेकिन लिक्विड में कंपैरेटिवली इतने पास नहीं होते। इसकी कंपैरिजन में वहां पर थोड़ा दूर होते हैं हमारे पार्टिकल्स, तो फ्रीडम इंक्रीज हुई या नहीं हुई। और डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में पॉजिटिव है, इसलिए ये रिएक्शन हो। अगर बाय चांस डेल्टा एस की वैल्यू क्या जाती है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो बहुत रेयर चांस है कि हमारी रिएक्शन होगी। हो जाती है बट उसकी एक कंडीशन है, टेम्परेचर की कंडीशन, वो हम देख लेंगे कि कैसे। क्लियर है चीज, इसमें लिख देंगे डेल्टा एस इज पॉजिटिव है। क्लियर है चीज। इसी तरह और क्वेश्चंस देखते हैं इसके, जैसे एनसीईआरटी का ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी 18, एनसीईआरटी का 18 क्वेश्चन है आप लोगों के पास। क्वेश्चन इज कि भाई जो Cl क्लोरीन है वो कन्वर्ट होता है इनटू Cl2, Cl गैसियस कन्वर्ट इनटू Cl2 गैसियस, राइट।
दो क्लोरीन है इधर, तो इधर भी दो क्लोरीन ही होगी, तो दो बने चीज, ठीक है। अब पूछ रहा है वो, ये रिएक्शन हुई है भाई, और इस रिएक्शन के लिए हमें खुद से डेल्टा एस एंड डेल्टा एच के साइंस बताने, राइट। ये रिएक्शन हुई है तो हमें इसमें डेल्टा एस डेल्टा एच के साइन बताने। अब ये मत समझना कि ये रिएक्शन हुई है तो भाई फिक्स ही बात है कि डेल्टा एस पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच हमारा क्या होगा, नेगेटिव। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, तो हम अपने आप ऐसे ही नहीं लिख देंगे, हमें चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे होगा वो देखते हैं। अब देखो, इस रिएक्शन के होने का मतलब क्या है, 2Cl लिए हमने, 2Cl को लिया, यही मतलब है इसका। किसमें कन्वर्ट हुआ वो, Cl2। Cl2 का मतलब क्या होता है, Cl बॉन्ड Cl। इसमें ये दोनों क्लोरीन्स अकेले अकेले हैं, राइट, अलग अलग, और इस केस में ये आपस में जुड़ गए। जब हम अकेले होते हैं, फ्री होते हैं, तो हमारा जो मन करता है हम वही करते हैं, लेकिन जैसे ही हम जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं, जैसे वही बात है कि अगर हम पेरेंट्स के बिना हो तो हम कहीं नहीं रहते। घर में कुछ ही वही बात है, यहाँ पर अकेले अकेले हैं तो कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पर ये दोनों बंध गए आपस में, तो इनकी फ्रीडम क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, क्योंकि ये कुछ करेगा तो इसको सोचना पड़ेगा, वो कुछ करेगा तो इसको सोचना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर उनकी फ्रीडम ज्यादा थी, यहाँ पर फ्रीडम क्या है, कम हो गई है ड्यू टू बॉन्ड, राइट। चीज समझ आ गई। तो जो फ्रीडम है वो बढ़ी है या घटी है, घटी है, कम हुई है, तो कम के लिए क्या साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो डेल्टा एस यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आया, डेल्टा एस क्या आया यहाँ पर, क्योंकि कम हुई है ना फ्रीडम, तो डेल्टा एस ओवरऑल आया हमारा नेगेटिव। अब बात करते हैं, लेकिन हमें डेल्टा एस चाहिए क्या होता है, लेकिन आया क्या, तो डेल्टा एस के साथ तो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा, सॉरी नेगेटिव होगा, तभी ये रिएक्शन हो पा रही है। अगर ये भी पॉजिटिव हो जाए तो रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है ये चीज, आ गई बात समझ में। Good. तो इस तरह हम बोल सकते हैं। और दूसरा, अगर याद हो आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी चीज का गेन होता है तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, मतलब कोई भी चीज ऐड होगी तो एनर्जी रिलीज होती है। इसमें एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज होगा मतलब एनर्जी कम हो रही है, वहां से तो चली गई, तो उसका एनर्जी कम हो गई, तो कम एनर्जी के लिए यूज साइन नेगेटिव। तो डेल्टा एस डेल्टा एच का हमने साइन बता दिया, हम लिख सकते हैं बिकॉज हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, डेल्टा हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें चेक करना पड़ेगा डेल्टा एच, अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि वो रिएक्शन क्यों हो रही है या फिर क्यों नहीं हो रही है। क्लियर है ये चीज, राइट। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन, अंडर विच कंडीशन, under which condition QP is equal to QV, or we can say that
क्या ओपी की जगह लिख सकते हैं हम डेल्टा एच और क्या ओपी की जगह लिख सकते हैं हम डेल्टा यू। ठीक है, किन कंडीशंस पर ये इक्वल होंगे? तो सबसे पहली बात तो कोई फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होता है इनका V इज इक्वल टू क्या वी प्लस डेल्टा एम जी आर टी। क्या ओपी की जगह डेल्टा एच आ जाएगा, क्या ओपी की जगह डेल्टा यू आ जाएगा प्लस डेल्टा एम जी आर। इनमें कुछ ताल भी ढाना है, हमारे आंसर्स मिल जाएंगे हम। राइट, कैसे देखो, फर्स्ट कंडीशन अगर डेल्टा एम जी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है नहीं। प्लस v rise to which number of moles of a reaction in which number of moles of gaseous product in which number of moles of gaseous product is equal to number of moles of gaseous reactant, right? Then delta mg is equal to 0 because np is equal to nr, right? इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सो क्या p इज इक्वल टू क्या v और डेल्टा h इज इक्वल टू डेल्टा u। दूसरा केस क्या हो सकता है वो भी बात करते हैं, ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब हमने कहा था ये जो डेल्टा एम जी के ऊपर लेते हैं दूसरा केस भी, ये डेल्टा एम जी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, जी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है, हमें सिर्फ उनके मोल्स कंसीडर करने हैं। अगर बाय चांस रिएक्शन में कोई भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में हो ही ना, तो हम किसके मोल्स लेंगे, किसी के भी नहीं ले सकते। तो डेल्टा एम जी की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अगेन, और ये क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हो गया कि हमारा कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये तो गैसेस स्टेट में ना हो, या फिर हम बोले दूसरे वर्ड्स में प्रेजेंट हो इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इफ अ रिएक्शन डू नॉट इन्वॉल्व if a reaction do not involve gaseous reactant and product, gaseous reactant and product, then delta mg is equal to 0, hence QP is equal to QV और delta H is equal to delta U, सिंपल, राइट। सेम वही हो गया इस फॉर्मूले में करके ऊपर वाले में। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि अगर जो हमारी रिएक्शन है वो एक क्लोज्ड कंटेनर में हो रही है, क्लोज्ड कंटेनर में होगी मीन्स उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम बर्तन खोलेंगे ही नहीं तो वॉल्यूम में कोई चेंज होगा, राइट, नहीं होगा। जैसे गैस के सिलेंडर की बात करती हूँ, क्लोज्ड है, वो बंद है, बंद में क्या वॉल्यूम में कोई चेंज होगा, बंद सिलेंडर में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही हम उसको खोलते हैं मतलब यूज में लेके आते हैं तो उसमें चेंज होना शुरू होता है, तभी वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम सिलेंडर को यूज ही ना करें तो क्या वॉल्यूम में कोई चेंज होने वाला है, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा एच डेल्टा यू का एक फॉर्मूला होता है रिगार्डिंग वॉल्यूम, क्या, डेल्टा एच
इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। एंथैल्पी वाले फॉर्मूले से, एंथैल्पी वाले टॉपिक से आया है ये फॉर्मूला। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो गई? 0। डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ closed container, in case of closed container, right? या फिर हम बोल सकते हैं in case of closed container, if reaction is carried out, इसको ऐसे लिख लेते हैं, if reaction is carried out, if reaction is carried out in case of closed container, जो हमारा डेल्टा वी है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 0 हो गया, तो हमारा आंसर भी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। और हमें पता ही है डेल्टा एच किसके इक्वल होता है? क्या पी के, और डेल्टा यू किसके इक्वल होता है? क्या वी। क्लियर है ये चीज? तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अबाउट हेस लॉ। ये पहले कर लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी मींस डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे वैसे तो, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूंगी ताकि आप लोग याद रख सको कि क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्वेश्चन इज derive relationship between standard gives free energy and equilibrium constant। ये फॉर्मूला डायरेक्ट एज सच प्लस यूज होगा, और 3 नंबर न्यूमेरिकल आता है, यहाँ तो यूज हो गई होगा। डायरेक्ट +2 में आपका चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पर डायरेक्ट सेम फॉर्मूला यूज होता है, और 3 मार्क्स का या 3 मार्क्स आपको आराम से दिला। ठीक है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला रटना है हमें, अपना एक लाइन का फॉर्मूला रट ले। फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्री एनर्जी नॉट। हमें किसी भी होने के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए, तो नेगेटिव लगा देते हैं। 2.303 RT के फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log के। इसका न्यूमेरिकल मैं आपको इक्विलिब्रियम के बाद करा दूंगी, चैप्टर के बाद 1-2 पेज छोड़ देना, उसमें मैं लॉग वैल्यूज निकालना सिखा दूंगी। राइट, बाकी लॉग वैल्यूज इतनी हार्ड नहीं आएंगी, लेकिन आप याद भी रख सकते हो। जैसे log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, आप याद भी रख सकते हो। तो ये होता है रिलेटेड अकॉर्डिंग टू सॉरी बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे होता है, कहाँ से आता है, ये हम बात इक्विलिब्रियम में ही करेंगे। राइट, अब हम करते हैं हेस लॉ। व्हाट इज हेस लॉ? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हेस लॉ? ये हेस लॉ क्या होता है? हेस लॉ क्षेत्र में बहुत सारी रिएक्शंस देखी, सब में एनर्जी इन्वॉल्व होती है। डेल्टा एच की वैल्यू हर किसी में आएगी, चाहे वो फॉर्मेशन की आई, चाहे वो गिब्स फ्री एनर्जी की आई, चाहे वो कंबशन की आई। राइट, हर किसी में डेल्टा एच की वैल्यू लिखी है हमने।
तो हेस लॉ हमें बोलता है कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या फिर कई स्टेप्स में हो। जैसे हमने मल्टीपल रिएक्शंस वाले किए थे ना क्वेश्चंस, उनमें जो रिएक्शन थी वो कई रिएक्शंस से बने, तो उसमें रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे एक से ज्यादा स्टेप में हो, लेकिन जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है उस रिएक्शन में वो सेम ही रहेगा। मतलब ये मत समझना कि कोई रिएक्शन ज्यादा स्टेप्स में हो रही है तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, या कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है तो उसमें उतनी कम एनर्जी लगेगी। कितनी भी स्टेप्स लगे, ओवरऑल जो रिएक्शन होती है उसकी एनर्जी हमेशा सेम रहती है, चाहे हम उस पर्टिकुलर रिएक्शन को एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहे हो, चाहे मैं उसे एक स्टेप में करवाऊं चाहे मैं उसे 2-3 स्टेप्स में करवाऊं, जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो सेम ही होगी। राइट, जैसे हम बात करते हैं रिएक्शन की, किसी रिएक्शन की बात करते हैं, उसका स्टेप 1 कि C+½ O2 give rise to CO, राइट। या फिर मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे बताती हूँ, इनको मैं बाद में लिखूंगी। हमारे पास एक रिएक्शन होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो होती है C+O2 give rise to CO2। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू होती है हमारी -393.5 जूल। अगर इस रिएक्शन को मैं एक स्टेप में कराऊं, मतलब कार्बन ऐड करूं, ऑक्सीजन ऐड करूं, CO2 कराऊं, तो एनर्जी की यह वैल्यू वो आएगी। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर मैं 2 स्टेप्स में करूं, इसी रिएक्शन को अगर मैं 2 स्टेप्स में करूं, कैसे? जैसे स्टेप 1 हो गया C+½ O2 गिव राइज टू CO, राइट। दूसरा स्टेप है हमारा CO+½ गिव राइज टू CO2। इन स्टेप्स की भी अपनी अपनी एनर्जी होगी, राइट। फर्स्ट स्टेप की एनर्जी है हमारी -110.5 किलो जूल, -110.5 किलो जूल पर मोल। दूसरे स्टेप की हमारी एनर्जी है -283.0 किलो, -283.0 किलो जूल पर मोल। हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो हमारे पास सेम ही वैल्यू आती है। मतलब अगर मैं रिएक्शन इस तरह कराने जाऊं तब भी ये हीट इन्वॉल्व हुई, अगर मैं इस रिएक्शन को एक स्टेप की बजाय 2 स्टेप्स में करवाने जाऊं तब भी जो हीट इन्वॉल्व है इनको ऐड कर देखें तो यही होगी। तो ये बात किसने बोली थी? हेस ने बताई थी हमें ये बात, तो ये बन गया हेस लॉ। वर्डिंग लिखते हैं इसकी। According to Hess law, according to Hess law, the amount of heat change remains same. The amount of heat change remain same whether a reaction takes place in one step, whether a reaction take place in one step or more than one step, or more than one step, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? हेस लॉ बोलते हैं। तो या ये बोले कि ये बात हेस ने बताई थी, इसका नाम रख दिया गया हेस लॉ, राइट। Energy can neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one form to another, right? थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉज होते हैं, मींस एक हम पढ़ चुके हैं, दूसरा हम पढ़ेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकंड लॉ की क्यों जरूरत पड़ी?
फर्स्ट लॉ था, उससे क्यों नहीं काम चला, सेकंड लॉ की क्या जरूरत पड़ी? सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं तो उसकी जरूरत पड़ी होगी। तो हमें बताना है कि फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या है, फिर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें। तो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन है, क्वेश्चन डाल लो, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ने जो भी बात की वो एनर्जी की बात की। क्या कहा था उसने? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। उसने रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की तो कुछ बात की ही नहीं कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, राइट। तो इसकी जो लिमिटेशन है वो है कि डू नॉट एक्सप्लेन्स, इट डू नॉट एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब वो ये नहीं बता पाया था कि रिएक्शन हो रही है तो क्यों हो रही है, और नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। तो इट डू नॉट एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, राइट। तो जब ये इसकी लिमिटेशन आ गई तो उन्हें लगा कुछ बदलाव करने की जरूरत है, फिर वो लेके आए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये है एंट्रोपी से रिलेटेड। अब देखो, जो हमारे पूर्वज थे, राइट, क्या जितनी सुख सुविधाएं आज हम, ऑब्वियस सी बात है, नहीं मिलती थी। हमें उनके कंपैरिजन में आज ज्यादा सुख सुविधाएं, फ्रीडम मिल रही है या नहीं मिल रही? हम लड़कियों से लेके चलते हैं, लड़कियां पहले स्कूल जाती थी, कोई भी नहीं भेजता था, बहुत रेयर लोग भेजते थे। आजकल लड़कियां स्कूल भी जाती हैं, पढ़ती भी हैं, राइट, जॉब भी करती है, सब करती है। उनकी फ्रीडम में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो मतलब पहले से, मतलब पास्ट से जब भी फ्यूचर का कंपैरिजन होगा, कुछ ना कुछ फ्रीडम इंक्रीज ही हुई मिली, राइट। तो यहाँ से हम एक चीज कंक्लूड करते हैं कि जो इस यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो इंक्रीज होती रहती है कॉन्टिन्यूसली। मतलब रैंडमनेस जो है हमारे यूनिवर्स की, फ्रीडम जो है वो धीरे धीरे क्या होती रहती है? इंक्रीज होती रहती है। तो ये बात बोली किसने? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें बताई, राइट। और ये हम देख ही चुके हैं कि पास्ट से हमें ज्यादा फ्रीडम मिली है या नहीं मिली। तो इस तरह सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बोलता है द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, द एंट्रोपी means freedom या randomness of the world, the entropy of the universe, the entropy of the universe is increasing continuously. It is known as second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. क्लियर है चीज? तो ये हो गई बात इसकी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। अब सेकेंड लॉ कर लिया है तो थर्ड लॉ भी कर ही लेते हैं। अभी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की भी बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या करता है हमें? जैसे भाई जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है उनकी एंट्रोपी जीरो होती है, ये बोलना। अब इसको हम समझे कैसे? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस
हम कह दें जैसे हमारी चीनी या नमक हो गया, क्रिस्टल की फॉर्म्स में मिलते हैं हमें, तो वो हो गया हमारा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। उसकी एंट्रोपी 0 है, मतलब उसकी फ्रीडम 0 है। जैसे जहाँ हम नमक को रखते हैं वो वहीं रखा रहता है जब तक हम उसे छुए ना। या ये तो नहीं होता कि सब्जी में कम नमक लग रहा है, हमने कहा हो सब्जी में तो कम नमक है, फिर नमक खुद आगे गिर जाता है। ऐसा कभी होता है? नहीं, मतलब उसकी तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। मूवमेंट नहीं है, जहां उसको बेचारे को रख दिया वहीं रहेगा वो, ना हिलेगा डुलेगा, मतलब उसकी खुद की तो कोई फ्रीडम ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम चीनी की बात करते हैं, चीनी भी कराएंगे। कभी ऐसा होता है कि चाय में चीनी कम लग रही हो और खुद चीनी उठ के आ जाए? फिर नहीं, वो वही रहती है। तो उसकी कोई एंट्रोपी है, उसका कोई फ्रीडम है? तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है हमें कि जो एंट्रोपी होती है किसकी, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की, वो क्या होती है? 0 होती है एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। राइट, वो क्या होती है? 0 होती है। कब? एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। राइट, तो हम लिखेंगे द एंट्रोपी ऑफ perfectly crystalline solids, the entropy of perfectly crystalline solids is taken to be 0, is taken to be 0 at absolute 0 temperature. At absolute 0 temperature is known as third law of thermodynamics. राइट, तो ये बात हो गई किसकी? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कवर हो चुका है। कल एक लेक्चर और लगेगा, उसमें हमें कुछ चीजें डिफाइन करनी है, बस और कुछ। फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, तो उसी में थोड़ा सा कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन डाल लो, डिफाइन फॉलोइंग, जिसमें है हमारी फर्स्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसमें वर्ड आ गया है एक्सटेंट। एक्सटेंट वर्ड सुना है? एक्सटेंट से उठाओ एक्सटेंट वर्ड। एक्सटेंट वर्ड यूज होता है फॉर द अमाउंट। एक्सटेंट वर्ड किस पे यूज होता है? अमाउंट के लिए यूज होता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करे अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे टेम्परेचर है, अगर हम पानी लेंगे तो जल्दी गर्म हो जाता है,